नमस्कार, मैं शशिकांत कुमार और आप देख रहे हैं हम 85। मैं आज बात करूंगा आप लोगों से कि किस प्रकार एनडीए बिखर चुकी है और कहिए तो इस बार बहुजन की सरकार बन सकती है या बनने जा रही है। एनडीए बिखर चुका है, एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है, सब कुछ एक्सपोज हो गया है। अगले बार के चुनाव में कुछ बातें छुपी हुई थी, कुछ चीज उस तरह से क्लियर नहीं था, लेकिन इस बार का जो चुनाव हो रहा है उसमें सारा जो तिकड़म लगाया जा रहा है, हर तिकड़म एक दूसरे को पता चल रहा है। अब वो समाचार पुरानी हो गई है कि एक इंडिया के बहुत बड़े यूट्यूब पत्रकार के इंटरव्यू में बीजेपी के कार्यकर्ता ने बताया द इंडिया लाइव में कि अमित शाह का फोन आया है कि हमको नीतीश जी को हराना है। तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है। मतलब जिस तरह हम लालटेन के खिलाफ में हैं, आरजेडी के खिलाफ में हैं, उसी तरह हमें तीर के भी खिलाफ में रहना है। तो इस तरह की बातें खुल के आ गई। अमित शाह की बातें खुल के आ गई कि अरे वो तो जीतेगा, जो विधायक लोग जीतेंगे वो लोग तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो इस तरह से परत दर परत सारी साजिश जो हो रही थी कि इस बार नीतीश जी को सीएम नहीं बनाना है, एकनाथ शिंदे के जगह पर फडणवीस को बनाना है, उसी तरह से चाल चल रही। यहाँ पर गुजरात लॉबी काम कर रही थी कि हमको किसी सवर्ण को सीएम बनाना है, और उसमें एक बैकवर्ड अड़चन आ रहा था जिसका नाम था सम्राट चौधरी। उनको क्या किया, हारने के लिए भेज दिया गया मुंगेर के तारापुर विधानसभा में। एक्चुअल तारापुर विधानसभा, खड़गपुर विधानसभा समाप्त हुआ और तारापुर विधानसभा नया मर्ज हुआ, बना। लेकिन जब तक खड़गपुर विधानसभा था उस वक्त आरजेडी के हाथ में था, उसके पहले कांग्रेस था, उसके पहले और कोई था। लेकिन खड़गपुर विधानसभा हटने के बाद तारापुर विधानसभा जब बना तो तारापुर को माना जा सकता है कि एक प्रकार से कि पारंपरिक जदयू का सीट रहा है। वहां से जदयू के निकलते रहे हैं, मेवालाल हों, चाहे उनकी वाइफ पहले थी नीता चौधरी, फिर मेवालाल, उसके बाद मेवालाल जी के निधन के बाद फिर चुनाव हुआ तो राजीव सिंह। तो इस प्रकार से जदयू को सीट वो मिलता जा रहा था। ये भी अलग बात है कि जो लोग चुनाव लड़ रहे थे उसकी जाति की संख्या तारापुर विधानसभा में ज्यादा है। अब यह जाति बोले तो बिहार में चुनाव हो, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और जाति के आधार पर वोट नहीं मिले, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा ही होता है कि जाति के आधार पर ही वोट यहाँ पर मिलता है। भले पंडित नेहरू जी ने कहा था कि बेटी और वोट योग्य व्यक्ति को दिए जाते हैं, दिया जाना चाहिए आइडियली, लेकिन ये आइडियली कहीं फिक्स नहीं होता है। आइडियली जो होता है आइडिया में ही रह जाता है। कितने लोग योग्य व्यक्ति को बेटी देते हैं, वो जाति को देख के ही देते हैं। जब भी देखिएगा तो अपने जो उसके शादी करने का तौर तरीका उसी अनुसार से करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि उसके बगल में कोई अन्य कास्ट का लड़का या लड़की बहुत योग्य है तो हमने उससे शादी कर लिया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इक्का दुक्का लव मैरिज वो सब अलग चीज़ है। खैर, इस सामाजिक संस्था पर हमको बातचीत नहीं करनी थी। जाति पर वोट बिहार हो, बंगाल हो, यूपी हो, होता है। तो इस वजह से भी हर वक्त जदयू जीतते रही, लेकिन जदयू जीतते रही है और यहाँ का वोटर नीतीश जी का समर्थक है। और यहाँ भेज दिया किनको चुनाव लड़ने के लिए, सम्राट जी को।
क्यों सम्राट जी भी बैकवर्ड हैं। तो जदयू का सिटिंग सीट को काट करके उनको दिया गया। कैसे दिया गया, कौन खेला किया, ये भी परत इसमें खुलेगा। और उनको दे दिया तो एक तीर से दो शिकार। पहला तीर चला तो जदयू का एक सिटिंग सीट खत्म हो गया, जहां से हर वक्त जीतते हैं वहां से फिर चुनाव लड़ते। तो जरूर है, राजनीतिक विशेषज्ञ ये कहते हैं कि अधिकांश चांस उसका रहता कि जो सिटिंग सीट है उसको नहीं काटना चाहिए, लेकिन सिटिंग सीट को काटा गया। ये सीट दिया गया भाजपा के अध्यक्ष हैं, बिहार के डिप्टी सीएम हैं सम्राट जी को। क्यों? तो ये नीतीश जी को कहते थे कि हम पगड़ी खोलेंगे तब जब नीतीश जी को गद्दी से उतारेंगे। और ये एक ऐसे नेता है कि ये कुछ भी बोलते हैं। खैर मैं बोल रहा हूँ, हमको से कोई ये नहीं है कि क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा प्रमाण है कि वो राष्ट्रीय जनता दल से वो बिलोंग करते थे, उनके पिताजी थे और उनके पिताजी के रीजन में ही वो विधायक बने। अब जनता दल को तोड़ करके जदयू को छोड़ करके बीजेपी, अब फिर कहीं भी जा सकते हैं, कौन जाने। तो ये इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, घूमने फिरने वाले नेता हैं। तो देखा कि ये व्यक्ति को हम प्रोजेक्ट कर दिए हैं प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी सीएम बना दिए हैं और ये सोच रहे हैं कि अब हम तो सीएम बनेंगे। बीजेपी का सीएम का नारा पहले से लग गया था। तो दूसरा शिकार यही हुआ कि इनको वहां भेज दो, ये बहुत नीतीश जी को गलत सलत बोले थे, वहां जाएगा तो ये हार जाएगा। ये हार जाएगा यानी कि सम्राट चौधरी साइड हो जाएगा और नीतीश जी को भी एक सीट कम हो जाएगी। तो एक तीर से दो शिकार, ये तो पहला निपटारा उसने किया। अब दूसरा निपटारा ये है कि कितना कम से कम सीट नीतीश जी जीते हैं। तो वो अमित शाह जी का फोन आया है, इंडिया लाइव टीवी पर सबने सुना कि हमको बल जदयू को हराना है, तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है। चलिए, ये यहां तक बातें हो गई। बात है कि अगला चुनाव प्रचार खत्म होने के एक दिन पहले ही हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बिहार छोड़ के निकल जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि बिहार के अंदर वीवीपैट की पर्चियां पाई जाती है सड़कों पर, मतदान केंद्र के बाहर में, और कई एक जगह से सारा चीज आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखे हैं। जिस तरह हमारा सोशल मीडिया, उस तरह का बहुत सारे सोशल मीडिया हैं, आप लोगों ने देख चुका है। माफ कीजिएगा। अब ये सारी घटनाएं घट गई, स्ट्रांग रूम का लाइट ऑफ हुआ, गाड़ी आई, खिला हुआ, ये सब सोशल मीडिया पर आ चुका है। ये सब हो गया, उसके बाद मोदी जी निकल जाते हैं एक दिन पहले बिहार से। अमित शाह यही हैं, लेकिन अब यहां पर आते हैं चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश। वो यहां आते हैं, अमित शाह से मिलते हैं, नीतीश जी से मिलते हैं और एक दो आदमी से मिलते हैं। और मिलने के बाद कहते हैं वही धर्मेंद्र प्रधान जी हैं और जो भी होंगे बीजेपी के नेता और जदयू के नेता से मिले और जाते हुए मीडिया से मुखातिब बोले ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट देने की आवश्यकता क्या है भाई? सब कुछ ठीक है यानी कुछ तो गड़बड़ थी, कुछ तो गड़बड़ थी, इसलिए आपने कहा कि सब कुछ ठीक है। अच्छा भाई, उनकी भाषा अलग है, वो रैली को संबोधित नहीं कर सकते हैं, तो उनको दूसरे चरण का मतदान होने से पहले प्रचार करवाना नहीं है, उसके बावजूद उनको यहाँ बुलाया जाता है और केवल भेंट करते हैं और चले जाते हैं। तो सवाल पूछने पर मीडिया से मुखातिब होते हुए
एनडीए के लीडर्स बोलते हैं कि हम लोग अपना एकजुटता दिखा रहे हैं कि एनडीए एक साथ हैं, यानी ये शंका है कि लोगों को ये खबर हो गई है कि एनडीए टूट गई है। एनडीए में टूट है इसलिए दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग एक हैं। चलिए, बातें तो बहुत सारी है और बहुत सारी बातें बतानी है। जब तक बताएंगे नहीं तब तक जनता जानेगी कैसे हम लोगों का काम क्या है। इसीलिए तो हम लोग हैं। यहाँ पर हर एक चीज परत दर परत खुलता गया। एक यूट्यूब चैनल है दीपक शर्मा इंडिया, और उनका कार्यक्रम होता है। 2-4 पत्रकार बैठते हैं और जो नीतीश जी से करीबी पत्रकार हैं उस तरह के पत्रकार हैं भेलारी जी, और उनसे बातचीत होती है कन्हैया भेलारी जी से। दीपक शर्मा जी की अपने कार्यक्रम में उनसे बात करते हैं। क्या कुछ बात करते हैं, आइए मैं उनकी आवाज को सुनाना चाहता हूं। सुनिए। जी, आपको क्या बोलनी है? जी, अब तो कोई मतलब है नहीं। जी, क्या आपको लगता है बिलारी साहब कि जिस तरह से नायडू बाबू, चंद्रबाबू नायडू के बेटे जो मंत्री हैं, नायडू ने अपने बेटे को भेजा, वो नीतीश कुमार से मिले और उन्होंने मीडिया से बात करी पटना में, और बाद में चलते चलते नायडू बाबू के बेटे ने कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, और हम जीतने जा रहे हैं। क्या बीजेपी के हाथ से अब नीतीश कुमार निकल चुके, इसीलिए नायडू की मदद ली जा रही है? दूसरी बैसाखी को बुलाया जा रहा है कि भाई ये यहाँ रहे, संभले रहे। क्या स्थितियां वाकई भेलारी साहब बहुत खराब है, विकट है बीजेपी और जेडीयू में? अब अमित शाह के हाथ कंट्रोल से वो बाहर चली गई है। पूरा नीतीश कुमार जो है पूर्व अवस्था में अब आ गए हैं। अब उनको, नीतीश कुमार को ये लोग कैसे मनाएं, ये देखने वाली बात हो गई। लेकिन नीतीश कुमार, मुझे नहीं लगता है कि इस बार, पिछली बार जो था वो तो चिराग पासवान को लगा करके इन लोगों ने इनको हाफ कर दिया। हाँ, हनुमान को उछला छोटा कर दिया, तीसरे नंबर की पार्टी बना दी है। लेकिन इस बार ये जिस तरह से किए हैं उसमें एक्सपोज हो गए हैं। नीतीश कुमार ने पकड़ लिया है। और पिछले बार जो था उसमें एक चर्चा थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जानकारी नहीं थी कि चिराग पासवान के मार्फत ये लोग नीतीश कुमार को छोटा करें, जैसी चर्चा थी। अब इस बार तो एक्सपोज हो गए प्राइम मिनिस्टर भी। भाई, आप अमित शाह बोल दिए कि ठीक है विधायक करेंगे, तय करेंगे अपने। आप तो बोल सकते थे, आपको बोलने में क्या जरूरत है? यू आर नॉट अंडर अमित शाह, अब तो उनके अंदर है नहीं, इसलिए बात अब निकल गई है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अब माने उन्हें नहीं, इनके साथ मुझे नहीं लगता है कि रहे। आप क्या कह रहे हैं कि पानी अब गले तक आ गया है और नीतीश कुमार सारे छल को, जो भी गुजरात लॉबी का जो साजिश थी, उनकी साजिश थी, वो सब समझ में आ गई है नीतीश बाबू को, और अब वो कहीं ना कहीं पीछे नहीं हटेंगे? मतलब जो नाराजगी है उनकी बरकरार है? बिल्कुल नहीं हटेंगे। नीतीश कुमार को ये भी पता चल गया है कि कैसे ये लोग हमारे एमपी को भी तोड़ने में लगे हुए थे। ओह माय गॉड, ये सारी ब्रेकिंग न्यूज, सारी बातों की जानकारी पुख्ता सबूत के साथ नीतीश कुमार के पास ये सारी जानकारी आ गई। देखिए सर, आप बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को ये भी जानकारी मिल गई है कि किस तरह गुजरात लॉबी उनके एमपीज को लालच दे रही है, तोड़ सकती है। आप ये कह रहे हैं तोड़ने का? तो आप टूट कैसे जाएंगे? नीतीश कुमार के एमएलए और एमपी को तोड़ना कोशिश तो हो रही ना तोड़ने की। हाँ, ये जानकारी की कैसे कोशिश हो रही है और किसको किसको फोन किया गया है, किसने फोन किया गया है, सबने आकर के नीतीश कुमार को बता दिया है। समझिए कि जिनको संपर्क कर रहे थे अपने साथ लाने के लिए, उन्हीं लोगों ने आकर के नीतीश जी को बता दिया कि हम लोगों से बात हो रही है कि
इधर आ जाओ, बीजेपी में आ जाओ, हम लोगों को निमंत्रण मिल रहा है। तो ये एक हास्यास्पद सी कहानी, हास्यास्पद सा लगता है, लेकिन इसी तरह का काम ये करते हैं, इस तरह के काम करने के आदी हैं। जहाँ भी इनका संख्या नहीं पूरा है वहाँ राज्यपाल साहब का प्रयोग करके, अंडर प्रेशर लेकर के, और इन्होंने सरकार बनाने का काम किया। और बिहार इनका एक सपना है, ड्रीम प्रोजेक्ट बिहार। क्या कि बिहार में हमको अपना सीएम बनाना है, और इस ड्रीम प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, पूरा करने के लिए इनके सांसद महोदय दिल्ली में भी 5 फरवरी को वोट देते हैं शर्मा जी, और बिहार में भी आकर के वोट देते हैं शर्मा जी। बहुत अच्छी, न जाने कितने लोग आए और यहाँ पर वोट दिए। अगले वीडियो में हमने दिखाया था कि किस प्रकार बीजेपी के कार्यक्रम में वो रहते हैं, लेक्चर डेस्क के नीचे वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, और किस तरह से 5 फरवरी को दिल्ली में वोट देते हैं। तो वहाँ भी दिखाते हैं व्हाट्सएप पर कि हमने मताधिकार का प्रयोग किया दिल्ली में, और फिर यहाँ आते हैं बिहार में भी मताधिकार का प्रयोग करते हैं और उंगली दिखाते हैं कि हमने मताधिकार का प्रयोग किया। तो भाई कहा जाता है, बाइबल की एक लाइन है कि 2 कटोरे में भाग नहीं लिया जा सकता, यानी 2 स्वामी का भक्ति नहीं, एक स्वामी का भक्ति करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि दुख बढ़ा दिया जाएगा। तो सवाल उठता है कि आप यहाँ भी वोट देंगे, वहाँ भी वोट देंगे, तो प्रजातंत्र में आप प्रजातंत्र को हैक करने का काम करें, और ये एक प्रकार का अपराध हो गया। और इस प्रकार का अपराध बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता कर रहे हैं, जिसका सबूत अगले वीडियो में हमने दे रखा है। तो ये सारा खेल प्रपंच रच रहे हैं। साथ ही अमित शाह यह भी कहते हैं चुना हुआ विधायक जीते करेगा, लेकिन जैसा कि भेलारी साहब ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अंडर इन अमित शाह, कि प्रधानमंत्री जो हैं वो अमित शाह के अंदर नहीं है। वो तो कम से कम कह सकते थे कि नहीं, हमारा सीएम पहले से घोषित है। नहीं कह रहे, क्योंकि उनकी मंशा अलग है, और हर एक चीज गड़बड़ होता देख मोदी जी बिहार से पलायन कर गए, और फिर भेजा गया चंद्रबाबू नायडू के बेटे को, जो कि यहाँ चुनावी प्रचार नहीं करते हैं, नीतीश जी से मिलते हैं और शाह जी से मिलते हैं, और इन सब से मिलते हैं, और मिलने के बाद जो है कहते हैं सब कुछ ठीक है। तो क्या ऐसा लगता है कि इस बार बीजेपी जीत सकती है? और जीत सकती है तो ये तो बड़ा गड़बड़ है, नहीं जीत सकती है ये क्लियर हो रहा है। ये लोग हताशा में बोल रहे हैं कि नीतीश को हराना है, लालटेन ही तीर है, तीर ही लालटेन है। तो अब क्या है कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी यहाँ पर गिर रही है, इसकी विश्वसनीयता खतरे में जा रही है। इन पर अमित शाह का हाथ है, मोदी जी का हाथ है, और इलेक्शन कमीशन जो कुछ कहते हैं उसका यदि कोई खंडन कर दे तो झट से उनका पैरोकार करने, उनकी पैरवी करने के लिए इलेक्शन कमीशन की ओर से बयान नहीं आ करके बीजेपी के नेताओं के द्वारा बयान आता है। इससे स्पष्ट होता है कि इलेक्शन कमीशन कभी भी कुछ भी किसी भी तरह का काम कर सकती है, इट मे बी पॉसिबल। और पाया गया कि किस तरह से लाइट ऑफ हो रहा है, कहाँ तक क्या हुआ है, मैं वहाँ उपस्थित होके ना कीजिए, नहीं देखा हूँ, लेकिन बातें तो मीडिया में आ रही है, पिक्चर दिखाई दिया जा रहा है, टीवी पर सारे टीवी चैनलों पर तो कम, लेकिन सोशल मीडिया पर पूरा दिखाई दे रहा है कि सारा स्क्रीन ऑफ है और लाइट बंद है, और लाइट बंद है, स्क्रीन ऑफ है, और गाड़ी आ रही है, और अनजान गाड़ी आ रही है, अनजान गाड़ी जा रही है। ऐसा होने का मतलब फेर बदल चालू है, खेला हो रहा है, खेला होवे खेला होवे खेला हो रहा है। तो आप यह भी समझ सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अंतिम जोर तो लगेगा है कि किसी न किसी तरह से हम यहाँ से जीत हासिल कर लें। अब
यहाँ पर तो नीतीश जी की और बीजेपी के बीच में जो तनातनी चल रहा है, इस बात को तो स्पष्ट हो चुका है कि दोनों में बन नहीं रहा है। और नारा लंकेश, छोटे नायडू जी जो है आए यहाँ पर और इन्होंने ऑल इज वेल कहा है। कितनी बात चाचा भतीजा के बीच में हुई है, क्या हुई नहीं हुई, ये सब एक रहस्य है, वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँचे हैं। और दोनों आपस में क्या बात किए हैं वो बताया भी नहीं गया है। केवल यह बताया गया मीडिया को कि हम लोगों ने गठबंधन को दिखाया कि हम लोग एक साथ है, एकजुट है, हमारा अटूट गठबंधन है। इसलिए नायडू जी के बेटे यहाँ पर आए थे कि हम लोग एकता में बंधे हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप एकता में बंधे हुए दिखाइए, क्योंकि जब लोगों को शंका लगता है कि लोग ये समझ लेगा कि हमारे साथ ऐसा घटना हो सकता है या हम इस तरह से हो रहे हैं, तो उसके विपक्ष में मैंने उसको सिद्ध करने के लिए कि ऐसा बात नहीं है, तो बहुत सारे सबूत पेश किए जाते हैं। उसी तरह का इसको सबूत मान सकते हैं कि आपस में टूट है, तो सबूत दे रहे थे कि नहीं टूट नहीं है, हम लोग सबको एक है। देखिए वहाँ से आकर के नायडू जी के बेटे ने भी हम यहाँ आकर के अपनी सहमति दी। सब पूरा गठबंधन, एनडीए गठबंधन एकजुट है। चलिए एकजुट रहे, कोई बात नहीं है। लेकिन आरजेडी गठबंधन जीत रही है, इस पर आइए कैसे जीत रही है। तो जीत इस तरह से रही है कि जिस प्रकार अगले बार असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सीमांचल में 5 सीट जीता था, इस बार उस तरह का कुछ दिखाई नहीं देता है। हालांकि तेजस्वी जी ने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में जो नहीं बोलना चाहिए था वो शब्द इन्होंने बोला कि वो संभवतः चरमपंथी टाइप का कुछ शब्द उन्होंने बोला था, तो नहीं बोलना चाहिए था, जिससे कि आप MY का समीकरण बनाया है तो उसको टूटने का डर है। लेकिन जनता जब ऊब जाए तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखती है, उसका ख्याल नहीं रखती है। आप से कुछ मिस हो गया बाय टंग, उसको कहते हैं जबान का फिसलना कहिए, चाहे जो कहिए, या मनोभाव में कुछ निकल गया जो नहीं बोलना था, लेकिन या अति आत्मविश्वास में भी निकल सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तेजस्वी जी से निकल सकता है, निकल गया हो, खैर, लेकिन उसका असर नहीं दिख रहा है। कैसे नहीं दिख रहा है? तो नेशनल दस्तक के चीफ एडिटर, चीफ जो है शंभू कुमार सिंह, स्वयं वहां गए और ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, और आप लोगों ने उसको देखा होगा। नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए किस तरह से वहां सभी लोग बोल रहे हैं कि नहीं यहाँ धर्म पर वोट नहीं पड़ रहा है, हम लोग रोजी रोजगार, दवाई, शिक्षा, ये सब पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई, दवाई, शिक्षा, रोजगार, इस पर हम लोग सोच रहे हैं। जो 20 साल से जिसके अंदर यह राज्य हो, और वो केवल जंगल राज बोले, हम लोगों को केवल विकास चाहिए, हम लोगों को वादा नहीं चाहिए। शंभू जी ने कुछ गैर हिंदुओं से भी मिले तो उन लोगों का भी कहना था कि मंदिर और मस्जिद का कोई राजनीति नहीं होगा, राजनीति होगा तो केवल विकास का राम। इस बार जो है हम लोग तेजस्वी जी के साथ में हैं, इंडिया गठबंधन के साथ हैं, बड़ी मजबूती से हैं। तो कोई बहुत बड़ा मैजिक भी हो सकता है। मैजिक ये हो सकता है कि यदि सीमांचल के 4 जिले के 24 सीट में 15-17 सीट जीत जाते हैं कौन? इंडिया गठबंधन, तो फिर इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब इंडिया गठबंधन सरकार बनाने, अपने बलबूते पर सरकार बना सकती है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अड़चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश से सटे हुए इलाके में बहुजन समाज पार्टी की एक विशेष धमक है, वहाँ से कुछ इंडिया गठबंधन को सीटें कम मिल सकती है। लेकिन बहन जी ने भी इशारे में कह दिया है कि मैं शर्तों के साथ
सरकार में शामिल हो सकती हूँ और सरकार को अपने शर्तों के साथ समर्थन दूंगी या सरकार में रहूंगी। तो ये भी स्पष्ट हो चुका है कि यदि वहां की जनता उनको वोट देती है तो यह उन्होंने पहले से क्लियर कर रखा है कि हम जो है सरकार में जाएंगे, इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे और अपने शर्त के साथ जाएंगे। मतलब ऐसा ही समर्थन नहीं देंगे जिस तरह साहब कांसीराम ने कहा था जब लालू जी की पार्टी टूट गई थी, लालू जी की पार्टी नहीं, जनता दल टूटी थी, तब वो जाकर के शरद जी, नीतीश जी ने जब अलग किया था तो वहां से उन्होंने डायरेक्ट कहा था मेरा समर्थन आपको रहेगा। उस तरह नहीं, शर्तों के साथ समर्थन देंगे लेकिन समर्थन मिलेगा। यदि वहां से यदि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में विगत जब से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ना शुरू किया है, यदि वो अपने रिकॉर्ड को तोड़ दे, यानी 5-6 से ज्यादा सीट बढ़ जाए तो हो सकता है मुश्किल होगी। और वहां पर कुछ इस तरह का असर दिख भी रहा है, क्योंकि नीतीश जी को निपटाने के चक्कर में जो जदयू का अच्छा सीट था वहां पर दूसरे को दिया गया और वो लोग आकर के बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ गए और उनकी संख्या अच्छी 3-4 लोग हैं और वो लोग चुनाव लड़ गए हैं, जिससे कि वहां पर बीएसपी की अच्छी पकड़ आएगी। लेकिन लब्बो लबाब यह है मिला जुला करके कि बहुजन सरकार ही बनेगी। बहुजन समाज पार्टी भी सरकार में आ सकती है और बहुजन की ही सरकार बनने जा रही है। जो योजना था कि बीजेपी का ड्रीम प्रोजेक्ट कि बीजेपी का सीएम बनाएंगे और सवर्ण सीएम बनाएंगे, वो ड्रीम प्रोजेक्ट टूटता हुआ नजर आ रहा है। और यही नहीं, इंटरनल यह भी बात सामने आई है कि बीजेपी के लोगों ने, नेताओं को फर्स्ट फेज के इलेक्शन में यह पता चल गया कि हमसे ज्यादा नीतीश जी को वोट जा रहा है लेकिन हमको वोट नहीं आ रहा है। तो ये बात जो है ये स्पष्ट करता है कि जो राजद और जदयू है दोनों को सीटें ज्यादा आएगी बीजेपी से, और कांग्रेस यानी राष्ट्रीय पार्टी कम जा रही है। लेकिन कम कौन जा रही है तो बीजेपी को कम आ रही है। आरजेडी के गठबंधन से फायदा कांग्रेस को हो रहा है और साथ ही आरजेडी को फायदा दे रही है मात्र 2 सीट आईपी गुप्ता को देने से। पान ताती समाज उनके साथ एकजुट है और जहां से खड़े हैं फर्स्ट चरण में जमालपुर विधानसभा से, वहां पर पान समाज को तांती तत्वा को देखा भी गया, पान समाज वाले को, कि एकदम पूरा जोशों के साथ, जोश खरोश के साथ कि हम अपना आरक्षण लेके रहेंगे और हमारा इस बार तो हमको सीट मिला है तो हम इस बार छोड़ेंगे नहीं। और वो पूरा बढ़ चढ़ के वोट दिया है, जो पारंपरिक रूप से जमालपुर में देखा जा रहा था, जमालपुर विधानसभा में, कि वो जो समाज था वो समाज जदयू की ओर जाता था, जदयू बीजेपी में वोट जाता था, वो टूट करके इधर आ गया। तो जब इधर टूट के आया तो केवल अपने विधानसभा में ही टूट के नहीं आया, पूरे बिहार में टूट करके आया। अगले बार के चुनाव में साहनी जी साथ में नहीं थे, एक पिछड़ा ये भी समाज यहाँ पर आया। हालांकि यहाँ फिर जमालपुर से सटे हुए तारापुर में जो बिंद समाज के एक नेता थे जिन्होंने सम्राट जी को समर्थन दे दिया, तो कुछ वोट लिए होंगे, वो अलग बात है। कुछ क्षेत्र में किसी किसी का व्यक्तिगत प्रभाव होता है, उससे कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन लोग पूरा बड़े नेता को देखते हैं। तो उस वजह से साहनी समाज यानी बिंद समाज का भी वोट जो है महागठबंधन को गया। इस प्रकार महागठबंधन का जो पलड़ा है वो भारी दिखता है। और यदि ईवीएम का खेला नहीं हुआ, दिल्ली और हरियाणा से वोटर आकर के यहाँ वोट नहीं डाले, तो मेरा कहने का मतलब है दिल्ली हरियाणा से हमारे यहाँ का वोटर जो काम करने गया है वो आकर के वोट डाले। लेकिन जिस प्रकार दिल्ली में 5 मार्च को वोट डाला गया और यहाँ भी आकर के डाला गया, उस तरह का यदि खेला नहीं हुआ तो निश्चित है कि बिहार में इस बार बहुजन की सरकार बनेगी। और ये बिहार के लिए अच्छा होगा, क्योंकि
बहुजन की सरकार बनेगी, ये कोई बात नहीं है कि बहुजन की बनेगी तो अच्छी होगी, नहीं। जनता उब चुकी थी, उब चुकी है इस महंगाई से, इस बेरोजगारी से और इस केवल लंबी लंबी बातों से। 15-15 लाख आएंगे तो 10-10 हजार रुपया आप उस तरह से बांट दिए जो लोगों को समझ में आ गया कि भाई ये तो वोट का घूस है। अमित शाह कह रहे हैं कि ये फ्री भी नहीं है, फ्री भी नहीं है, ये सपोर्ट मनी है, सीड मनी है। और जमालपुर तारापुर जब आते हैं सम्राट जी तक कहते हैं कि कोई मायका लाल नहीं है कि ये पैसा रिकवर करेगा, यानी वो सीना ठोक के कह रहे हैं कि मैं वित्त मंत्री कह रहा हूं कि आप लोगों को फ्री दिया। तो जनता के बीच संशय की स्थिति तो बन चुकी है और कई एक तरह के मीम्स भी चल रहे हैं ये 10 हजरिया पर। तो खैर जो भी हो, 10 हजार का चर्चा के लिए तो बैठे थे इसलिए हम लोग मैं आप लोगों के बीच में बैठा इसलिए था कि इस बार एनडीए का पलड़ा भारी नहीं, पलड़ा टूट गया है। और उस पलड़ा जो टूटा है वो बीजेपी का टूटा है, नीतीश का पलड़ा जो तराजू में है लगा हुआ है। लेकिन जो दूसरा तराजू है इंडिया गठबंधन का, उसका टोटल पलड़ा मजबूत है और मजबूती के साथ है। थोड़ा बहुत शुरुआत में लगा था कि कोई यहाँ से कोई वहाँ से नामांकन करा रहा है, लेकिन मिला जुला करके अभी सब कुछ ठीक है। जितना टूट इंडिया गठबंधन में है, नीतीश जी हाथ से निकल चुके हैं, इनको मालूम हो चुका कि हमारे सांसद को खरीदा जा रहा है और जिस तरह से यहाँ वैमनस्य आपस में दिखाई दे रहा है उस तरह से वहाँ नहीं दिख रही है। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे किसी और मुद्दे की बात। तब तक खुश रहे, खुशहाल रहें, देखते रहें हम 85। हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। किस तरह का और नॉलेज चाहते हैं वो हम आपको खंगाल करके देने का कोशिश करेंगे। आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है अगला वीडियो बनाने के लिए। ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। नमस्कार।